गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए इंटर की बेसिक्स क्लासेस की हम पढ़ाई कर रहे थे। बेसिक्स फंडास ऑफ अकाउंटिंग में हमने ऑलरेडी 5 क्लास में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज उन बेसिक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे को डिस्कस करना है एंड देन विल मूव ऑन टू द अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट विच इज जर्नल एंट्रीज। और आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में बेसिक बातें जानकर जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। डन है? चलिए, लास्ट क्लास तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने लास्ट क्लास तक सारा रिवाइज करवा के फाइनलाइज करवा दिया था और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। मेरे को बेसिक फंडा का लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है, पॉइंट नंबर 10, वो है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। सारे बच्चे अपनी समरी बुक के पॉइंट नंबर 10 में आ जाए। समरी बुक बेसिक फंडास पॉइंट नंबर 10, फटाफट। शुभम गुड मॉर्निंग, नंदनी, अकीब गुड मॉर्निंग। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, और मैं इसको स्टार मार्क करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको सिखाएगा कि जब बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन ऑकर होता है, जब बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन ऑकर होता है, उसे कब रिकॉर्ड किया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे कब रिकॉर्ड किया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी तक आपको अकाउंटिंग रूल सिखा दिए कि ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैंने ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के बाद तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं ईयर एंड पे उसका बेसिक समझाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है बिफोर आई गो इनटू जर्नल इज ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट तो सर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करें, व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, वो मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं। एंड ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत कम दिखाई देंगे या ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पे दिखाई देंगे, हाउएवर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। और आगे जब मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा तब मेरे को ये पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी बहुत जरूरी है। डन? किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए देयर मे बी थ्री बेसिस, एक्चुअली 2 बेसिस, तीसरा वाला पहले 2 बेसिस का मिक्सचर है। 2 बेसिस, एक हो गया अक्रूवल बेसिस। कौन सा बेसिस? अक्रूवल बेसिस। एक हो गया कैश बेसिस। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। एक हो गया अक्रूवल बेसिस, एक हो गया कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस बोलता है हमारे बिजनेस में जब भी कोई घटना हो, जब भी कोई घटना हो, इवेंट हो जो मॉनिटरी नेचर का इवेंट है, उसको आप तब रिकॉर्ड कर लो, उसको आप तब रिकॉर्ड कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उससे रिलेटेड राइट या ऑब्लिगेशन आपके पास आ गया हो, जब उससे रिलेटेड राइट या ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ गया हो। आपको उससे अभी पैसा मिला नहीं मिला, आपने उसके लिए अभी पैसा दिया नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए जब उससे रिलेटेड राइट या ऑब्लिगेशन आपके ऊपर क्रिएट हो जाए, जब उससे रिलेटेड राइट या ऑब्लिगेशन आपके पास आ जाए। एक्चुअल कैश पेमेंट या रिसीट अगर उस टाइम पे ना भी हुआ हो तो भी आपको ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब शुरू कर देना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं क्रेडिट सेल्स की, क्या चीज की बात करूं? क्रेडिट सेल्स। मैं दुकानदार हूं, मेरी दुकान में एक कस्टमर आया, वो मेरे को बोलता है सर मुझे गुड्स खरीदना है। मैंने बोला बिल्कुल, आप बताइए कौन सा गुड्स चाहिए? सर मेरे को फलाना गुड्स का 500 केजीज चाहिए। सर पेमेंट जो है ना हम आज नहीं कर पाएंगे सर, हम पेमेंट 15 दिन बाद करेंगे। सर आपको क्रेडिट में मुझे माल बेचना होगा। मेरा उस कस्टमर से रिलेशन अच्छा था, मेरे को पता है कि उससे पैसे आ जाएंगे 15 दिन बाद, तो मैंने बोला ठीक है सर, ये 500 केजी ऑफ गुड्स है, इसका प्राइस 15 रुपया पर केजी है, 7,500 रुपया 7,500 जो अमाउंट होता है आप मुझे 15 दिन बाद पे कर देना। अब क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड, सर ये जो सेल हुआ, ये जो हमने गुड्स उसको दिया, इस ट्रांजैक्शन को, इस पर्टिकुलर इवेंट को मैं कब रिकॉर्ड करूं? जिस दिन मैंने उसे माल दे दिया, मेरे पास राइट आ गया, मेरे को उससे पैसा मिलेगा, या फिर उस दिन जब मेरे को अल्टीमेटली उससे पैसा मिल जाए? द आंसर इज इन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन।
अगर आप अक्रूवल बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, अक्रूवल बेसिस बोलता है कि अगर आपके पास राइट क्रिएट हो गई या अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, आप ट्रांजैक्शन को लिख लो ताकि आपको पता रहे किससे कितना रुपया लेना है, किसको कितना रुपया देना है। एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट जब होगा तो उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट का अलग से एंट्री कर लेना, बट पहले आपको अक्रूवल का एंट्री करना पड़ेगा, पहले आपको इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जबकि कैश बेसिस ऑन दी अदर एंड क्या बोलता है पता है, कि ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने माल उसको दिया है, अभी पैसा नहीं मिला ना, जब तक पैसा नहीं मिले तब तक उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, या जब तक किसी खर्चे का कोई पैसा आप पेमेंट ना करो तब तक उस खर्चे को लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब कैश बेसिस बोलता है हम तो कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तभी करेंगे, जब उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैश मेरे पास आ जाए, या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैश जो मेरे को पे करना है मैंने उसको पे कर दिया। जब तक पेमेंट या रिसीट नहीं होता है हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए वो 5 मिनट बाद बताऊंगा, पहले मेरे को समझाने दो अक्रूवल बेसिस क्या बोला, कैश बेसिस क्या बोला। तो अगर मैं सिंपली, अभी लिखेंगे नहीं आप, लिखाऊंगा मैं अलग से, अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए लिखूं, अक्रूवल बेसिस बोलता है एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड, लिखना मत, एक बार सुनना, रिकॉर्डेड when the rights or obligations related to it accrues or are created on the entity, जब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो राइट या ऑब्लिगेशन है वो आप पर क्रिएट हो गया, आप लिख लो एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब मैं ये चीज लिखता हूं ना, बच्चा बोलता है सर अक्रूवल बेसिस का मतलब तो हमें पता है, बट सर आप एक बात बताओ, ये जो क्रेडिट सेल्स का आपने एग्जाम्पल दिया, सर क्या यहां पर कंजर्वेटिज्म हिट नहीं हो गया? सर क्या आपने प्रूडेंस को छोड़ नहीं दिया? मैंने बोला कैसे छोड़ा? सर माल भला ही आपने बेच दिया हो, पर सर पैसा नहीं आया ना, हो सकता है सर वो 15 दिन बाद आपको पैसे ना दे, तो सर आपने एक इनकम लिख ली विदाउट रियलाइजेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रूडेंस बोलता है कि आपको रियलाइजेशन तक वेट करने का जरूरत नहीं है, वो एक्सेसिव प्रूडेंस है। अगर आपको लगता है विथ सर्टेनिटी कि यार ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये पैसा मिल जाएगा, अगर आपके ये मन में भरोसा है कि पैसा मिल जाएगा, तो आप उस सेल्स को रिकॉर्ड कर लो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस रियलाइजेशन का सोच रहे हो वो रियलाइजेशन एक्सेसिव प्रूडेंस है। अगर एक्सेसिव प्रूडेंस की बात करते हो तो फिर आपको कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए, आपको अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं करना चाहिए। अब कैश बेसिस में भी एक पंगा है, वो क्या पंगा है 2 मिनट बाद समझाऊंगा, बट पहले सारे बच्चे मेरे को बताओ क्या अक्रूवल बेसिस का मतलब समझ में आ गया? मैंने किसी को उधार में माल बेचा, मैं एंट्री कब करूं? जब बेचा या जब पैसा आया? आंसर इज अक्रूवल बेसिस बोलता है जब बेचा तब एंट्री कर लो, पैसा आने का वेट मत करो। बस इतना सा ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव रहना। कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं कि पैसा आने तक वेट करना है, कंजर्वेटिव का मतलब ये तुम्हारे मन में सर्टेनिटी होनी चाहिए कि ये जो मैंने गुड्स सेल किया है इसका पैसा मेरे को फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। अक्रूवल बेसिस इसलिए फॉलो किया जाता है रियल लाइफ में बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जैसे ही क्रिएट हुआ तब रिकॉर्ड कर लिया। पेमेंट भला ही 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद हुआ, हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे, हम तो तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है। क्या सारे बच्चों को अक्रूवल बेसिस का मतलब क्लियर है क्या? सर एक और एग्जाम्पल दे दो ना। देता हूं ना।
मान लो मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अभी फरवरी महीना चल रहा है, ये फरवरी महीने में एम्प्लॉय ने काम किया शुरू से लेकर अभी 24 तारीख चल रही है और 28 तारीख तक भी वो काम करेगा। वो पूरे महीने मेरे यहाँ काम करेगा, अपनी सर्विस देगा, मेरे बिजनेस को चलाने में मेरी मदद करेगा। और मेरा क्या पॉलिसी है पता है, आपने मंथ भर काम किया फरवरी में, मार्च की 5 तारीख से पहले आपको सैलरी पे हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं ये जो सर्विस है सामने वाले आदमी की, ये अक्रियू कब हुई, अक्रियू हो गई फरवरी में। फरवरी में वो जैसे जैसे काम करते गया मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट होते गया कि मेरे को उसको सैलरी देना है। बट सैलरी का एक्चुअल पेमेंट कब होगा, मार्च में। अगर आप अक्रूवल बेसिस बोलते हो, फॉलो करते हो अकाउंटिंग में, तो आप बोलोगे ये खर्चा फरवरी का है, आप ये नहीं बोलोगे ये खर्चा मार्च का है। खर्चा फरवरी का है, बस पेमेंट कब होगा, मार्च में होगा। तो जब उस आदमी ने सर्विस प्रोवाइड कर दी, जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, तब आपको सैलरी का खर्चा लिख लेना चाहिए। एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हम लोगों को क्लियर है अक्रूवल बेसिस में आपने क्या समझाया। डन। दूसरा, कैश बेसिस उसके अगेंस्ट ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाए जब उनसे रिलेटेड कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आपने फाइनली कर दिए हो। यानी बोलने का मतलब यह है, मैंने जब मिस्टर एक्स को गुड सेल किया, मैंने जब सेल किया तब क्रेडिट पे सेल किया, मेरे को उस समय कुछ रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। मैं 15 दिन बाद जब उससे पैसा आएगा तभी सेल्स रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज सेल्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कैश बेसिस लीड्स टू एक्सेस फॉलो ऑफ कंजर्वेटिज्म या एक्सेसिव प्रूडेंट आपको कैश बेसिस बना देता है, जहां वो बोलता है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मैं इनकम को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जब तक पैसा पेमेंट नहीं करूंगा तब तक मैं एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब इनकम वाले बात के लिए तो जो कैश बेसिस है वो एक्सेसिव प्रूडेंट है, बट खर्चे वाले बात के लिए कैश बेसिस थोड़ा सा इंप्रूडेंट हो गया। क्यों इंप्रूडेंट हो गया? खर्चा तो तभी तुम्हारे लिख लेना चाहिए जब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि इसका ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ गया, बट कैश बेसिस बोलता है ऑब्लिगेशन और राइट से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो मतलब है पैसा कब गया और पैसा कब आया। मैं खर्चा भी तभी रिकॉर्ड करूंगा जब पैसा पेमेंट किया, उसने काम मेरे को कब करके दिया हो उससे मेरे को मतलब नहीं है। कैश बेसिस इनकम के लिए एक्सेसिव प्रूडेंट है और कैश बेसिस एक्सपेंस के लिए इम्प्रूडेंट है। रियल लाइफ में जब आप देखोगे ना, कोई भी एंटिटी 99.99% बिजनेस एंटिटी कैश बेसिस फॉलो नहीं करती है, अक्रूवल फॉलो करती है। कैश बेसिस कौन फॉलो करते हैं? जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटा दुकानदार, चाय वाला, पुचका वाला एक्सेट्रा, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। ये लोग अक्रूवल इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व जजमेंट। वहां पर उनके पास ना इतना टाइम है, ना वो इतना खर्चा पे कर सकते हैं कि वो अकाउंटिंग के लिए किसी और को रखे, इसीलिए वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। बिल्कुल सिंपल, कब पैसा आया कब पैसा गया उसके हिसाब से हम अपना इनकम एक्सपेंस डिसाइड करेंगे। तो बोला गया ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड when actual cash receipt और पेमेंट, अगर इनकम है तो रिसीट की बात करूंगा, एक्सपेंस है तो पेमेंट की बात करूंगा, इज मेड। एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट इज मेड। यहां पर राइट्स और ऑब्लिगेशंस accrued are not important. Rights and obligations accrued are not important. ये बोलते हैं राइट कब आया, ऑब्लिगेशन कब आया, वो जाए भाड़ में। हमको तो जब पैसा मिलेगा तभी हम इनकम लिखेंगे, जब पैसा पेमेंट करेंगे तभी खर्चा लिखेंगे। हम तो इनकम के लिए एक्सेसिव प्रूडेंट है और एक्सपेंस के लिए इम्प्रूडेंट है, इसीलिए कैश बेसिस को कोई फॉलो नहीं करता। बिकॉज ये प्रूडेंस में भी ना, प्रूडेंस में, कंजर्वेटिज्म में भी ये जो कैश बेसिस है ये ऊपर नीचे काम करता है। इनकम के लिए बोलता है पैसा आएगा तब लिखूंगा, खर्चे के लिए बोलता है पैसा दूंगा तब लिखूंगा। इनकम में तो एक्सेसिव प्रूडेंस हो गया और खर्चे में इम्प्रूडेंट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई खर्चा पे करना है जिसका ऑब्लिगेशन आज ही आ गया, कैश बेसिस बोलता है हम इस ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस ये
ये दो बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाए ये सीखने से आपको पता चलेगा। अक्रूअल बेसिस बोलता है जब राइट्स ऑब्लिगेशन रिसीव हो गया, राइट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, लिख लो, पैसा दोगे लोगे वो बाद में करते रहना। कैश बेसिस बोलता है पैसा मिलेगा तभी लिखूंगा, पैसा दूंगा तभी लिखूंगा, राइट्स और ऑब्लिगेशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब कैश बेसिस क्योंकि थोड़ा इम्प्रूडेंट बेसिस हो गया, एक्सेसिव प्रूडेंस या इम्प्रूडेंस, इसीलिए कैश बेसिस के ऑल्टरनेटिव में जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जहां पर जो कैश मिलने का सर्टेनिटी है वो पता नहीं कर सकते आप, वो लोग फॉलो करते हैं हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस बोलता है, देखो हाइब्रिड बेसिस क्या बोलता है, हम अक्रूवल और कैश बेसिस को मिला के फॉलो करेंगे। हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पर, इनकम को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पर, और खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस पर। इनकम को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पर, खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस पर। पैसा सर्विस तो दे दिया, जैसे प्रोफेशनल्स लोग होते हैं सर्विस दे देते हैं, बट पैसा आने के टाइम में जब सामने वाला पार्टी है ना बहुत नाटक करता है, क्योंकि एक सर्विस का कॉस्ट डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। मान लो मैंने एक रूम का मतलब इंटीरियर डेकोरेशन करके दिया है। अब मेरे हिसाब से वो इंटीरियर डेकोरेशन करना लाख रुपए का काम होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की है। बट सामने वाला बोलता है एक छोटा सा रूम का डेकोरेशन लाख रुपया काहे का, 70,000 रुपए से ज्यादा तो हम नहीं देंगे। तो ये जो प्रोफेशनल लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, ज्यादातर देखा जाता है सामने वाला जो इंसान है वो इसके कॉस्ट को समझ नहीं पाता। इसीलिए क्या होता है, इनकम का जब पैसा देने का बात आता है या पैसा रिसीव होने का बात आता है ना, तब बहुत अनबन हो जाती है, क्योंकि इनकम का पैसा मिलना सर्टेन नहीं होता। इसीलिए ये लोग बोलते हैं इनकम तब रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा आएगा, एकदम कंजर्वेटिव, पैसा आएगा तो लिखेंगे, बट खर्चा तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी मेरे लिए काम कर दिया और हम उसको पैसा नहीं दिए तो वो मेरा कॉलर पकड़ लेगा। तो खर्चा मैं रिकॉर्ड करूंगा जैसे ही मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, पेमेंट भले ही 10 दिन बाद हो, बट मैं खर्चा रिकॉर्ड कर लूंगा। इनकम मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा जब कैश मेरे को मिलेगा, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा मेरे को सर्टेनिटी नहीं है वो सामने वाला आदमी देगा या नहीं, और देगा भी तो कितना देगा ये मेरे को पता नहीं है। इसीलिए इनकम रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पर और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस पर। यहां पे एक्सेस कंजर्वेटिज्म दोनों जगह है, इनकम पर भी कंजर्वेटिव, एक्सपेंस पर भी कंजर्वेटिव। कैश बेसिस क्या था, इनकम पर तो कंजर्वेटिव था, बट एक्सपेंस में उसने कंजर्वेटिज्म छोड़ दिया। उन्होंने बोला ऑब्लिगेशन आ गया गोली मारो, पैसा आएगा पैसा देंगे तभी लिखेंगे। कैश बेसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एक्सपेंस में उन्होंने कंजर्वेटिज्म को बाहर कर दिया। इसीलिए हाइब्रिड बेसिस आया, जहां पे इनकम के लिए भी कंजर्वेटिव है और एक्सपेंस के लिए भी कंजर्वेटिव है। सर रियल लाइफ में क्या फॉलो होता है, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे क्या फॉलो करना है, हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग हमेशा अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे। हमारा एक बेसिक असम्पशन रहेगा अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। कौन सा असम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। 3 असम्पशन होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या होता है, ऐसा असम्पशन जो सारे अकाउंटेंट फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते समय। इसके बारे में आपको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं है कि आपने फॉलो किया, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो आपने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल को फॉलो किया होगा। कैश बेसिस बहुत छोटे बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन नॉर्मली कैश बेसिस पर ही होता है, उधार वगैरह का काम नहीं होता। हाइब्रिड बेसिस नॉर्मली फॉलो करते हैं प्रोफेशनल्स, जहां पर सर्विस देने के बाद पैसा आने या नहीं आने का बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, बट खर्चा इनको टाइम टू टाइम ऑब्लिगेशन होने से पे करना पड़ेगा। तो ये लोग फॉलो करता है कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरे बच्चे चेंज हो जाए ना, तो तुम्हारा अकाउंटिंग का टाइमिंग और फाइनल अकाउंट्स बनाते समय कौन सा इनकम लेना है, कौन सा खर्चा लेना है, ये बहुत इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना। मान लो मेरा एक स्टाफ है, उसने मार्च में काम किया। मेरी पॉलिसी है मैं
पेमेंट करूंगा अप्रैल में। कब पेमेंट करूंगा? अप्रैल में। अब 31 मार्च को मेरा ईयर एंड आ गया, मेरा ईयर एंड आ गया। अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करूंगा, अक्रूवल बेसिस, तो इसकी सैलरी मार्च की मेरे को मार्च में ही लिखनी होगी और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के बैलेंस शीट में आएगा। बट अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं, मैं मार्च की सैलरी मार्च में नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका पेमेंट मार्च में नहीं हुआ, इसका पेमेंट अप्रैल में हुआ। तो जब अक्रूवल बेसिस के हिसाब से पीएल बनेगा तो मार्च का सैलरी का खर्चा उसमें आएगा। बट जब कैश बेसिस के हिसाब से पीएल बनेगा तो वहां पर मार्च का सैलरी का खर्चा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका पेमेंट कब हुआ है? अप्रैल में हुआ है। आप जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे उससे जो आपके रिजल्ट्स है ना, रिजल्ट्स, फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वहां पर आपको चेंजेस देखने मिल जाएंगी। इसीलिए हम लोग जब भी कोई बेसिस फॉलो करेंगे, हम लोग हमेशा स्टेक होल्डर को बताएंगे कि हमने किस बेसिस पर अकाउंटिंग किया है। 99.99% आपको अक्रूवल दिखेगा। बहुत छोटे बिजनेस कैश बेसिस फॉलो करेंगे और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सर्विस सेक्टर में होते हैं, कहीं कहीं आपको हाइब्रिड बेसिस भी देखने मिल जाएगा। बच्चा बोल रहा है सर हाइब्रिड बेसिस एक बार रिपीट करो। हाइब्रिड बेसिस का मतलब है कैश और अक्रूवल बेसिस का मिश्रण। कैश और अक्रूवल बेसिस दोनों को फॉलो करना। ये लोग बोलते हैं कि कैश बेसिस का एक प्रॉब्लम है, इनकम के लिए तो वो कंजर्वेटिव है बट एक्सपेंस के लिए उसने कंजर्वेटिज्म को छोड़ दिया। एक्सपेंस का कंजर्वेटिज्म ये बोलता है अगर तुम्हारे माथे पर ऑब्लिगेशन आ गया, खर्चा लिख लो, पेमेंट भला ही बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कैश बेसिस बोलता है मैं तो खर्चा तभी लिखूंगा जब मैंने पेमेंट किया, क्योंकि कैश बेसिस एक्सपेंस के कंजर्वेटिज्म को छोड़ देता है। इसीलिए हाइब्रिड बेसिस बनाया गया। हाइब्रिड बेसिस बोला इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो, कंजर्वेटिज्म फॉलो करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट खर्चे में भी कंजर्वेटिज्म फॉलो करो। खर्चे का कंजर्वेटिज्म यह है ऑब्लिगेशन आया है, खर्चे को लिख लो, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ उससे अभी मतलब नहीं है। ऑब्लिगेशन आ गया मतलब हम मान रहे हैं हमको फ्यूचर में पेमेंट करना ही पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा तो खर्चा आज लिख लो, जब पेमेंट करो तो सेटलमेंट का एंट्री कर लेना। तो हाइब्रिड बेसिस इज द मिक्सचर ऑफ टू बेसिस, इनकम में कैश बेसिस, एक्सपेंस में अक्रूवल बेसिस, ताकि दोनों में कंजर्वेटिव होके एक प्रूडेंट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। सर जब हाइब्रिड बेसिस में प्रूडेंट प्रॉफिट आ रहा है तो सर रियल लाइफ में अक्रूवल बेसिस क्यों फॉलो करते हैं? हाइब्रिड बेसिस इनकम के लिए एक्सेसिव कंजर्वेटिव है। बोला पैसा आएगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लगता है पैसा आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपको जजमेंट लेना पड़ता है। अगर आपको लगता है रीजनेबली सर्टेन है पैसा आ जाएगा, इनकम लिख लो, नहीं लिखोगे तो हिसाब सही नहीं रहेगा, आपको याद ही नहीं रहेगा उसको माल बेचा था उससे पैसा लेना है। ताकि आपको याद रहे उसको माल बेचा था उससे पैसा लेना है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो और जब पैसा आ जाए तब आप रिकॉर्ड कर लेना उस कैश के सेटलमेंट को। तो अक्रूवल बेसिस थोड़ा लेस कंजर्वेटिव है इनकम को लेके, हाइब्रिड बेसिस थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है इनकम को लेके, ताकि मेरी इनकम उसी पीरियड में दिखाई दे जब उसका राइट्स हमें रिसीव हो गया। हम लोग रियल लाइफ में नॉर्मली अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। कैश और हाइब्रिड बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हां, जब भी अक्रूवल बेसिस यूज करो ध्यान रखना रीजनेबली सर्टेन होना जरूरी है। अगर रीजनेबली सर्टेन नहीं हो तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर कंजर्वेटिज्म बैठा है, वो बोल देगा एक बार रुक जा, अभी लई लग रहा है तेरे को पैसा मिलेगा, तो जब लगने लग जाए तब लिख लेना, अभी लिखने का जरूरत नहीं है। अक्रूवल जब भी फॉलो करोगे कंजर्वेटिज्म को दिमाग में रखना। हाइब्रिड ऑलरेडी कंजर्वेटिव है, उसके लिए कंजर्वेटिज्म अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है? अभी मैं इस पर एग्जाम्पल लूंगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। पहले तीनों पॉइंट का मतलब समझ में आना जरूरी है। बहुत बच्चों ने तो शायद ये वर्ड्स सुने ही ना हो क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग हमेशा अक्रूवल बेसिस पे की है, कैश और हाइब्रिड को कभी उन्होंने देखा ही नहीं है। इसीलिए एक बार तीनों को पहले समझना जरूरी है वर्ड वाइज। अगर सारे बच्चों को क्लियर है ना, जो मैंने यहां लिखा है आप फटाफट कॉपी में लिख लो, जो हमारी समरी बुक है उसमें लिख लो फटाफट जो मैंने यहां लिखा है। इसके बाद मैं कुछ और लिखाऊंगा, पहले इतना लिख लो। अकीब
आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो एग्जाम्पल का वेट करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिड बेसिस कुछ नहीं है, मिक्सचर ऑफ द टू है। इनकम के लिए कैश बेसिस, एक्सपेंस के लिए अक्रूवल बेसिस। फटाफट लिख लीजिए इसको। लिखना हो जाए तो बताइएगा फटाफट। हम लोग थोड़ा सा और बात लिखकर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाएंगे। हिमांशु, अक्रूवल बेसिस लेस कंजर्वेटिव नहीं होता है, इसके साथ कंजर्वेटिज्म आपको यूज करना पड़ता है जब आप इनकम की बात करते हो। इनकम भी क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं जब हमको राइट्स रिसीव हुआ, अभी तक हमारे पास रियलाइजेशन पैसा आया नहीं है, तो हम लोगों को इनकम रिकॉर्ड करते समय ध्यान देना चाहिए कि अगर पैसा आने की सर्टेनिटी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है हो सकता है फ्यूचर में पैसा ना आए, तो आप उस इनकम को रिकॉर्ड करते समय थोड़ा प्रूडेंट रहना, हड़बड़ी में इनकम को रिकॉर्ड मत कर लेना। चलिए, लिख लिया आपने यहां तक, मेरे साथ लिखो, नीचे आगे लिखो। while following accrual basis, while following accrual basis, conservatism, conservatism shall also be kept in mind while recording income, while recording income. कंजर्वेटिज्म shall also be kept in mind while recording income। सिर्फ ये नहीं है माल दे दिया तो इनकम लिख लूंगा, एक बार जरूर चेक कर लेना कि इसका पैसा आ तो जाएगा ना। अगर वही मन में संकोच होना कि पैसा शायद ना आए, तो एक बार रिकॉर्ड मत करना जब तक ये संकोच ना चला जाए कि फ्यूचर में मेरे को पैसा रिसीव नहीं होगा। तो मैं गुड जब सेल किया तब इनकम लिख सकता हूं, बट वहां पर कंजर्वेटिज्म ध्यान रखना। अगर लगे पैसा नहीं आएगा, वो आदमी चोर चकार है, पैसा शायद ही देगा, तो हड़बड़ी में इनकम को रिकॉर्ड मत करना, नहीं तो जो रिजल्ट्स है, प्रॉफिट लॉस है, वही गलत आ जाएगा, स्टेक होल्डर को गलत इंफॉर्मेशन चली जाएगी। कैश बेसिस, इट इज more conservative for income, and it does not follow prudence या conservatism for expenses।
इनकम के लिए तो एक्सेस कंजर्वेटिव और खर्चे के लिए कंजर्वेटिज्म भूल गया, बोला पैसा देंगे तो नहीं लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। हमने उसको हमने सर्विस, उसने हमको सर्विस दे दी तो क्या हुआ, पैसा नहीं दिया है, हो सकता है हम उसका पैसा ना दे, तो ये कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट चले गए आप। तो एक्सपेंस के लिए ये प्रूडेंस भूल जाता है और इनकम के लिए ये एक्सेसिव प्रूडेंस हो जाता है, ये गलत है। ये नॉर्मली यूज्ड बाय very small business entities, very small business entities। नॉर्मल एंटिटी यूज नहीं करता, बहुत छोटा बिजनेस एंटिटी है जिनका या तो क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन नहीं है या वो लोग क्रेडिट पर रिकॉर्ड करने का जो कॉस्ट और टाइम है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैश बेसिस फॉलो कर लेते हैं। इधर हाइब्रिड बेसिस it is conservative for both income and expenses, बट इनकम के लिए इसका कंजर्वेटिज्म भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए नॉर्मली अक्रूवल फॉलो किया जाता है। अक्रूवल का मेन फायदा ये है, वो उस इनकम और खर्चे को तब रिकॉर्ड कर लेगा जिस पीरियड से वो बिलोंग करता है। एक्चुअल पैसा फ्यूचर में भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अक्रूवल बेसिस पीरियोडिसिटी से बहुत कनेक्टेड है, जबकि कैश और हाइब्रिड में थोड़ा सा पीरियोडिसिटी बेसिस लूज हो जाता है, इसीलिए रियल लाइफ में अक्रूवल को फॉलो किया जाता है। followed by प्रोफेशनल्स मतलब हम लोग CA, CS, CMAs प्रैक्टिसिंग जो होते हैं एक्सेट्रा। प्रोफेशनल्स ऑब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स। प्रोफेशनल्स ऑब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स। चिराग, ये बड़ा ही गंदा क्वेश्चन आपने पूछा है, सर ये क्लास का वीडियो यूट्यूब पे डालोगे क्या? मैं सारी बेसिक्स क्लासेस के वीडियो अपलोड करूंगा, बट लाइव करना चाहिए आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई काम है तो आप जा सकते हो, और अगर आप इनरोल्ड हो तो आपको तो ऐसे भी बैकअप मिल जाएगा, और आप किसी खास दोस्त के लिए पूछ रहे हो तो पता नहीं। तीनों बेसिस क्लियर है क्या आपको? तीनों बेसिस क्लियर है क्या? अभी मैं इस पे एग्जाम्पल कराऊंगा, एकदम कोई हड़बड़ी का जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल कराऊंगा। पहले थ्योरेटिकली तीनों बेसिस क्लियर है क्या? अक्रूवल बेसिस बोलता है राइट्स ऑब्लिगेशन आएगा तब लिखेंगे, कैश पेमेंट कैश रिसीट नॉट इंपॉर्टेंट। इनकम रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा कंजर्वेटिज्म रखना चाहिए अक्रूवल में। कैश बेसिस पैसा आएगा पैसा जाएगा तभी लिखेंगे, राइट्स ऑब्लिगेशन से कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिड इनकम कैश बेसिस और एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पे। सारे बच्चों ने अगर लिख लिया है तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। बुक का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7। बुक का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7। मैं स्टार मार्क दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। स्टार मार्क इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी स्टार मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एग्जाम में आने की चांस बहुत कम है, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप समझ पाओगे एक ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, उसका इफेक्ट किस पीएल में आना चाहिए, ये आप तभी समझ पाओगे। रीड करूं क्वेश्चन, आ जाओ। Mr. Anil Roy, a junior lawyer, provides the following particulars for the year ended. Please underline 31 दिसंबर 2012, यानी जो अकाउंटिंग ईयर 2012 है उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है। पहला, फीस रिसीव्ड इन कैश। एक सेकेंड 2013 इसको लिखिए ना, ये 12 नहीं है, ये 13 होगा, क्योंकि नीचे नेट इनकम फॉर 2013 मांग रहा है। प्लीज वो फर्स्ट लाइन में चेंज कर दो, अदरवाइज गलती हो जाएगा थोड़ा। 2013 लिखना। फीस रिसीव्ड इन कैश इन 2013, फीस रिसीव हुआ है 2013 में 60,000। सैलरी पेड टू स्टाफ इन 2013 8,000। रेंट ऑफ ऑफिस इन 2013 14,000। इन दोनों में वर्ड
पेड और रिसीव्ड है, यहां पे कोई पेड और रिसीव्ड नहीं है, ध्यान रखना, हड़बड़ाना मत। मैगजीन एंड जर्नल फॉर 2013, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस पेड इन 2013, मेंबरशिप फीस पेड इन 2013, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड इन 2013। आपको कुछ डिटेल दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फी इंक्लूड 3000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 2012। इस फीस के अंदर 3000 जो रुपया है वो 2012 वाले साल का है, और जो 57,000 है नॉर्मली अगर बात करूं वो 2013 वाले साल का है। अगर बोल देगा कुछ 2014 का भी मिल गया तो बात अलग है, नहीं तो 60,000 में 3,000 लास्ट ईयर का कुछ इस साल मिला, हो ही सकता है लास्ट ईयर हमने सर्विस दे दी, पैसा इस साल मिला, और 57,000 2013 का ही फीस है, 2013 में मिल गया। फीस नॉट येट रिसीव्ड 7,000, इस साल का 7,000 रुपए का फीस अभी तक मिला नहीं है, हमने सर्विस दे दी, लोगों ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। ऑफिस रेंट इंक्लूड 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड रेंट ऑफ 2,000 नॉट येट पेड। ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब 2012 के लिए, एंड रेंट ऑफ 2,000 नॉट येट पेड, अभी तक 2,000 का रेंट पे नहीं हुआ है। यहां पे मेरे को पेड वर्ड कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, पेड वर्ड कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ बोला रेंट ऑफ ऑफिस इन 2013। अगर मैं पेड लिख दूंगा तो मैं बस यही बोलूंगा कि ये पेमेंट वाला अमाउंट है, कुछ नहीं बोला तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये 14,000 2013 का अमाउंट हमको पे करना था। अब इसमें क्या हुआ उसके हिसाब से हम बात करेंगे। मेंबरशिप फीस इज पेड फॉर 2 इयर्स, मेंबरशिप फीस जो पे हुआ है वो 2 साल के लिए पे हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ ज्ञान है, इससे रिलेटेड कुछ ज्ञान है, और ऑफिस रेंट से रिलेटेड कुछ ज्ञान है, ठीक है। कंप्यूट हिज इनकम फॉर द ईयर 2013, हम लोगों को उसका इनकम, नेट इनकम निकाल के देना है। नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फॉर 2013, पीएल बनाना है, पीएल नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल के देना है अंडर कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस एंड मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। हमको 3 पीएल बनाना है, एक कैश बेसिस का, एक अक्रूवल बेसिस का, एक हाइब्रिड बेसिस का। कैश बेसिस बोला पैसा आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अक्रूवल बोला पैसा आया या नहीं आया इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट या ऑब्लिगेशन कब आया उसका वो इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड बोला इनकम कैश बेसिस, एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस। डन। हम लोगों को एक पीएल बना के ये 3 बेसिस के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, किसका, मिस्टर अनिल रॉय का। आ जाओ मेरे साथ, कॉपी में आ जाओ, पेज नंबर 2, एक्सरसाइज बुक 1 पेज नंबर 2। कॉपी में पेज नंबर 2 में आ गया। आंसर टू क्वेश्चन 7 पेज 6, आंसर टू क्वेश्चन 7 पेज 6। कौन है, मिस्टर अनिल रॉय। हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है टू कैलकुलेट हिज नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। कौन से साल का, फॉर द ईयर 2013, 2013 वाले साल का बनाना है। मैं बच्चे 3 पीएल नहीं बनाऊंगा, मैं एक पीएल में ही 3 कॉलम बना लूंगा। मैं 3 पीएल नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही पीएल में 3 कॉलम बना लूंगा। पर्टिकुलर्स, कैश, अक्रूवल, हाइब्रिड। पर्टिकुलर्स, कैश, अक्रूवल, हाइब्रिड। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा नहीं पता है, जो कि मेरे को नहीं लगता नहीं पता होगा, पीएल बनाते समय क्रेडिट साइड में आता है इनकम और डेबिट साइड में आता है खर्चा। खर्चे का नेचर होता है डेबिट, इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट साइड में, खर्चा डेबिट साइड में, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। डन है बात। क्या सारे बच्चे रेडी है मेरे साथ फॉर्मेट बना के? अगर फॉर्मेट बना लिया तब मैं एक एक बात करना शुरू करूंगा और एक एक इनकम एक्सपेंस को पुट करूंगा अंडर 3 बेसिस। कैश क्या बोलता है, अक्रूवल क्या बोलता है, हाइब्रिड क्या बोलता है। आप बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा।
मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद मैं तुमको एक सम बनाने दूंगा, तो मैं चाहता हूं वो सम तुम बिल्कुल सही से बनाओ। आकांक्षा बोली सर रेडी है। वेरी गुड महिमा। चलिए सबसे पहला लाइन पढ़ेंगे आप लोग, आपके सामने बुक होना चाहिए, बुक होना चाहिए। पहला लाइन पढ़ो। पहला लाइन बोला फीस रिसीव्ड इन 2013 60,000। नीचे बोला फी इंक्लूड 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 2012, 3,000 लास्ट ईयर से रिलेटेड है, एंड इस साल का 7,000 अभी तक नहीं मिला, इस साल का 7,000 अभी तक नहीं मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बाई फीस इनकम, जब मैं इनकम की बात करूंगा, जब मैं इनकम की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, कैश बेसिस बोलता है जब पैसा आया या जितना पैसा आया वही आपकी इनकम है। मेरे को बताओ 2013 में कितना फीस रिसीव हुआ? सर 2013 में फीस रिसीव अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो 60,000 हुआ। कैश बेसिस के हिसाब से इनकम हो गया 60,000। वो नहीं देखेगा किस साल का है, वो देखेगा जो मिला मेरी इनकम है। तो मेरे को मिला 60,000, ये मेरा इनकम है। अब चाहे ये 12 का हो, 13 का हो, 14 का हो, कैश बेसिस को इससे कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिड बेसिस भी बोलता है इनकम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कौन सा बेसिस पे? 60,000 कैश बेसिस पे। तो हाइब्रिड बेसिस में भी इनकम हो गया 60,000। रिसीट रिसीट रिसीट। तो कैश बेसिस बोलता है जो रुपया मिला वही मेरी इनकम है, 60,000 मिला वो मेरा इनकम। हाइब्रिड बेसिस भी बोलता है इनकम आएगा कैश बेसिस पर, जो रुपया मिला मेरी इनकम, तो 60,000 उसमें भी इनकम। बट अक्रूअल बेसिस बोलता है ना मुन्ना ना, हमको इनकम के रिसीट से मतलब नहीं है, ये इनकम किस पीरियड का है उससे मतलब है। 60,000 में ना 3,000 तो लास्ट ईयर का है। अक्रूअल बेसिस बोला 60,000 में 3,000 लास्ट पीरियड का है, ये इस साल के इनकम के नहीं आना चाहिए, ये तो मैंने लास्ट ईयर ही इनकम लिख लिया है, ये तो मैंने लास्ट ईयर ही इनकम लिख लिया है, तो ये इस साल इनकम में नहीं आना चाहिए। और 7,000 रुपया ऐसा है, 7,000 रुपीज ऐसा है जो मैंने सर्विस तो दे दी, मेरे को पैसा नहीं मिला। मेरे को ना राइट्स से मतलब है, मैंने सर्विस दे दी मतलब मेरे को पैसा मिलना चाहिए। तो मैं 7,000 रुपए का जो इनकम है ना, 7,000 रुपए का इनकम, वो इस साल दिखाऊंगा, भला ही क्यों ना उसका कैश रिसीट ना हुआ हो। मैं ये जरूर देख रहा हूं कि ये सर्टेन है ना मिल जाएगा, मेरे को लगता है सर्टेन है मिल जाएगा, मैं इसी साल इनकम दिखा दूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर पैसे आने का वेट नहीं करूंगा। यह है आपके लिए अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस में अगर इनकम की बात करो तो पता है इनकम कितना हो जाएगा? 64,000। कितना हो जाएगा? 64,000। 60,000 मिला, जिसमें 3,000 लास्ट ईयर का है, उसको हटाओ क्योंकि वो तो लास्ट ईयर ही इनकम में आ गया होगा। 57 और 7,000 जो मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, भले ही पैसा नहीं मिला हो, सर्विस दे दी है ना, तो ये 7,000 भी मेरी इनकम है। 57 प्लस 7 कितना होता है? 64। अक्रूअल बेसिस में मेरा इनकम हो गया 64। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको इन तीन में कोई फिगर में भी दिक्कत है? प्लीज बताओ। पहली बार सीख रहे हो, बचपन में ये सब एंगल छूट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को इस लेवल पे ये समझाना पड़ रहा है। एक बार समझ में आ गया ना बच्चे, आगे के हर चैप्टर में तुम जब जाओगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोलूंगा सिर्फ कैश बेसिस क्या है, कैश बेसिस, तुम सीधा आंसर कर दोगे। क्लियर है क्या बच्चों? इनकम क्लियर है, पैसा मिला तब इनकम, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। राइट्स आ गया तो इनकम, कैश मिला नहीं मिला उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी गुड। अब दूसरा लाइन पढ़ेंगे, सैलरी पेड टू स्टाफ इन 2013। सैलरी के लिए कोई और बात लिखा नहीं है, तो मैं बेसिक अजम्पशन क्या लेता हूं, ये 2013 में हमको 8,000 देना था और हमने 8,000 पे भी कर दिया, ठीक है। सैलरी का खर्चा टू सैलरी। कैश बेसिस तो बोलेगा पेमेंट जितना किया वो लिखो, कैश बेसिस का बात हमने मान लिया। बट अक्रूड और हाइब्रिड क्या बोलेगा? बोलेगा जब अक्रू हुआ, क्योंकि अलग से कोई डेटा नहीं दिया, मैं ये मान रहा हूं ये 2013 में 8,000 देना था और हमने 8,000 पे कर दिया, तो अक्रूअल भी 8,000, हाइब्रिड भी 8,000।
अक्रूवल भी 8,000, हाइब्रिड भी 8,000। मान लो बोलता तुमको कि 2,000 सैलरी अभी भी अनपेड है, वो अक्रू हो गया बट अभी तक पे नहीं हुआ, तो मैं इस 8,000 में 2,000 जोड़ देता और टोटल अक्रूवल एक्सपेंस हो जाता, अक्रूड एक्सपेंस हो जाता 10,000, जो मैं पीएल में एज एन एक्सपेंस दिखाता अंडर अक्रूवल एंड हाइब्रिड बेसिस। क्योंकि अलग से कोई ज्ञान नहीं दिया हुआ है, मैंने बोला 8,000 ही अक्रू हुआ होगा, 8,000 मैंने पे कर दिया, तो तीनों बेसिस पे मेरा खर्चे का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, रेंट ऑफ ऑफिस इन 2013। अब ये रेंट पेड वर्ड कहीं नहीं लिखा है, पेड वर्ड कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ बोला रेंट ऑफ ऑफिस इन 2013। नीचे बोला है ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर, इंक्लूड्स 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड रेंट ऑफ 2,000 नॉट येट पेड। अब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है बच्चे, आपको पहले यह सोचना होगा ये पेड का फिगर है या अक्रूड का फिगर है। क्योंकि वर्ड पेड नहीं लिखा, वो साइलेंट छोड़ दिया, आपको ये जजमेंट लेना पड़ेगा। नहीं लोगे या कुछ और लोगे तो दोनों में आंसर बदल जाएगा, क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूं पेड रिसीव्ड वर्ड लिखा है, वहां पे मैं पेड रिसीव्ड मान रहा हूं, यहां पे क्योंकि वो वर्ड नहीं लिखा है मैं इसको अक्रूवल बेसिस मानता हूं। अगर अक्रूवल बेसिस मानते हो तो उस हिसाब से सोचेंगे, अगर तुम बोलते हो नहीं सर इसको भी मान लो ना, ये रेंट पेड का फिगर है, तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आपको अज्यूम करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। आप बताओ, मैं वही अज्यूम कर लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। अजम्पशन मैं आंसर में लिख भी दूंगा, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दिस, वी हैव अज्यूम्ड दिस। आपको पहले अजम्पशन बताना पड़ेगा कि मैं क्या लूं, बताओ आप। हर जगह रिसीव्ड पेड वर्ड लिखा है, बट रेंट ऑफ ऑफिस और मैगजीन में रिसीव्ड पेड वर्ड नहीं लिखा है। मैं इसको क्या लूं आप बता दो, मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। श्रेष्ठ बोल रहे भैया ये 7,000 वाला समझ में नहीं आया। फीस नॉट येट रिसीव्ड का मतलब हमने फीस की सर्विस प्रोवाइड कर दी। जैसे मैंने तुमको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, बट तुमने बोला सर 1 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, मतलब मेरा राइट तुम पर आ गया कि मैं तुमसे फीस लूंगा। अक्रूवल बेसिस बोलता है राइट आ गया तो इनकम लिख लो, इसीलिए मैंने अक्रूवल बेसिस में 7,000 ऐड कर दिया। मैंने सर्विस दे दी, तुमने पैसा बोला, तुम बोले 1 महीना बाद दोगे, तो मैं अपनी इनकम लिख लेता हूं, पैसा उसका 1 महीने बाद मिल जाएगा, तुम मेरे डेटर बन जाओगे। अक्रूवल लेते हैं, दोनों से बता दो। चलो श्रुति दोनों से बता दूंगा। अभी मैं ये फिगर अक्रूवल वाला मानता हूं। अक्रूवल का मतलब 2013 में मेरे को 14,000 का रेंट देना था। अक्रूवल वाला मानने से मेरे बच्चे एक प्रॉब्लम है, बोलता है ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अगर ये अक्रूवल वाला होता तो इसमें 4,000 लास्ट ईयर का रेंट इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा, क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन साइलेंट है, बट यहां पे आपको मानना पड़ेगा पेड। यहां पे आपको मानना पड़ेगा पेड, क्योंकि यहां पे ऑफिस रेंट में बोला है इंक्लूड करता है 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब इस 14 के अंदर लास्ट ईयर का भी अमाउंट इंक्लूडेड है, तो ये अक्रूवल वाला नहीं हो सकता, ये पेड वाला अमाउंट दिया हुआ है। मैंने इसलिए तुमसे पूछा क्योंकि यहां क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है जजमेंट लेना पड़ता है, जजमेंट लेने के लिए तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। मेरे पास नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई थी ऑफिस रेंट इंक्लूड 4,000 पेड फॉर लास्ट ईयर। जब पेड वर्ड बोला है मतलब ये ऑफिस रेंट पेड वाला अमाउंट आपको दे रखा है, मतलब जो आपको सारे पेड रिसीव दिए हुए ना, ऑफिस रेंट भी पेड वाला दिया हुआ है। सोचना समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम नहीं रहेंगे बताने के लिए क्या लेना है, तुमको खुद समझना पड़ेगा। सारे बच्चे लिखो यहां पे पेड पेड, सारे बच्चे लिखो यहां पर पेड पेड। ये लिखा नहीं है, बट हम लोगों को यही अज्यूम करना पड़ेगा और हम यही अजम्पशन लिखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे आपको लाइन दिया हुआ है उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर लास्ट ईयर वाला अमाउंट भी इंक्लूडेड है, मतलब ये पेड का फिगर है, ये अक्रूवल का फिगर नहीं है। अगर ये पेड का फिगर है तो चीजें बड़ी सिंपल है, सुनना। टू ऑफिस रेंट कैश बेसिस बोलता है जो पेमेंट हुआ वो खर्चा होगा, तो पेमेंट हुआ 14,000। बट अक्रूवल और हाइब्रिड बेसिस बोलता है जो पेमेंट हुआ उससे मतलब नहीं है, जो इस साल का है उससे मतलब है, जो इस साल का है। तो ये लोग दोनों क्या बोल रहे हैं देखो, 14,000 टोटल पे हुआ,
जिसमें से 4000 लास्ट ईयर का है, वो तो हमने लास्ट ईयर ही खर्चा दिखा दिया होगा, इसको वापस खर्चा मत दिखाइए, लास्ट ईयर ही खर्चा दिखा दिए थे। और 2000 है जिसका अभी तक पेमेंट हमने नहीं किया है, बट हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, हमने जगह यूज कर ली। अगर जगह यूज कर ली तो खर्चा अक्रियू हो गया, ऑब्लिगेशन आ गया, तो ये 2000 का खर्चा मैं लिख देता हूं। मेरे लिए खर्चा हो गया 12,000, मेरे लिए खर्चा हो गया 12,000। वापस ध्यान से सुनना, वो जो ऑफिस रेंट का फिगर दिया हुआ है 14,000, वहां वर्ड पेड ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं था, बट नीचे बोला ऑफिस रेंट इंक्लूड 4,000 पेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब ये 14,000 जो फिगर है ये पेड वाला फिगर है। अगर अक्रूवल वाला फिगर होता तो उसमें लास्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होता, उसमें सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट इंक्लूडेड होता। तो ये फिगर क्योंकि पेड वाला है, 14,000 में 4,000 लास्ट ईयर का हटाओ उसको, वो लास्ट ईयर ही खर्चा आ गया होगा 10,000। 2,000 जो हमने जगह यूज कर ली पर पे नहीं किया, जगह यूज कर ली, ऑब्लिगेशन आ गया, पेमेंट करना ही पड़ेगा। अक्रूवल और हाइब्रिड बोलता है इसको अपना खर्चा लिख लो, तो मेरा टोटल खर्चा हो गया 12,000। क्या सारे बच्चों को ऑफिस रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? वहां पे वर्ड लिख लो पेड, मैं नीचे अजम्पशन लिख देता हूं, अजम्पशंस। The amount of office rent of rupees 14,000 and magazine of rupees 1,000 is considered या assumed to be paid during the year, is assumed to be paid during the year। ये पेड वाला फिगर है, पेड वाला। सर मान लो ये अक्रूवल वाला फिगर होता, अक्रूवल वाला, तो मैं यहां पर सीधा 14,000 लिख देता, सीधा 14,000। बट जब कैश में आता ना, मैं देखो क्या करता, 14,000 इस साल का है जिसमें 2,000 पेमेंट नहीं हुआ, मेरे को पेमेंट नहीं हुआ तो खर्चा नहीं दिखाना है, मैं कैश बेसिस हूं, और 4,000 लास्ट ईयर का अलग से पे हुआ। 14 खर्चा है इस साल का, 2 पे नहीं हुआ तो कितना पे हुआ 12, और 4 लास्ट ईयर का भी पे हुआ, तो कैश बेसिस में खर्चा हो जाता फिर 16,000। कितना खर्चा हो जाता? 16,000। 14 माइनस 2 जो पेमेंट नहीं हुआ, प्लस 4 जो लास्ट ईयर का पेमेंट हुआ, कैश बेसिस तो पेमेंट पर चलता है, तो यहां पर एक्सपेंस हो जाता 16,000, यहां पे एक्सपेंस 14,000 नहीं होता। बट क्योंकि मैंने अज्यूम किया है वो खर्चे पेड का अमाउंट है, इसीलिए मैंने सीधा यहां क्या ले लिया, 14,000 ले लिया। क्लियर है क्या? मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। अगर अक्रूवल होता तो क्या चेंज आता, अक्रूवल होता तो ये 14, सुन ले, ये 14, ये 14, और ये होता 14 में से 2 पे नहीं किया और 4 लास्ट ईयर का और पे किया, तो टोटल 16 हो जाता। बट क्योंकि मेरे को बोल रहा है वो पेड है, इसीलिए मैंने ये वाला नहीं किया। डन। मैगजीन, मैगजीन के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने पेड अज्यूम कर लिया। अगर कोई बच्चा बोलता है पेड नहीं हम अक्रूवल अज्यूम करेंगे, तो फिर कैश बेसिस का खर्चा 0 हो जाएगा। मैं उसको पेड भी मान रहा हूं, अक्रूड भी मान रहा हूं, 2013 का है, पे हो गया है, तो यहां पे भी 1000, यहां पे भी 1000, यहां पे भी 1000। जैसे सैलरी में हुआ वैसे ही मैगजीन में हुआ, जैसे सैलरी में हुआ वैसे ही मैगजीन में हुआ। मैगजीन में मेरे को बोला 1,000 रुपए का 2013 में हुआ, बट क्या हुआ, पेमेंट की अक्रूवल कुछ नहीं बताया, मैंने अज्यूम किया पेड। पेड अज्यूम करने से कैश बेसिस में भी 1000 का खर्चा, अक्रूवल में भी 1000 और हाइब्रिड में भी 1000। अगर आप अज्यूम करते नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश बेसिस हो जाता 0, अक्रूवल 1000 और हाइब्रिड 1000। आगे चलता हूं, नेक्स्ट मैगजीन के बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग कन्वेंस बोला, ट्रैवलिंग कन्वेंस पेड 3,000, और कोई ज्ञान अलग से दिया नहीं है, पेड दिया है, मैं मानता हूं ये इसी साल का है, तो ये 3,000, 3,000,
3,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साल का खर्चा पेमेंट भी हो गया तो अक्रूवल भी 3,000, कैश भी 3,000, हाइब्रिड भी 3,000। नेक्स्ट, मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस ध्यान से, नीचे कुछ बोला है। मेंबरशिप फीस पे हुआ है 1600, ठीक है, पे हुआ है मतलब कैश बेसिस बोलता है 1600 रुपया गया, बट बोल रहा है ये एक साल का खर्चा नहीं है, 2 साल का खर्चा है। इस साल का 800, नेक्स्ट ईयर का 800, समझ में आया? 1600 इज फॉर 2 इयर्स, तो इस साल का 800, नेक्स्ट ईयर का 800। जब मैं अक्रूवल बेसिस पे आऊंगा ना, अक्रूवल बेसिस बोला इस साल सिर्फ 800 का ऑब्लिगेशन है, इस साल सिर्फ 800 का खर्चा, बैलेंस 800 नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो जब मैं कैश बेसिस में आऊंगा मैं 1600 दिखाऊंगा, बट अक्रूवल और हाइब्रिड बोलता है 1600 डिवाइडेड बाई 2, 800 इस साल का खर्चा और 800 नेक्स्ट ईयर का खर्चा। तो अक्रूवल बेसिस बोल रहा है जब ऑब्लिगेशन आया 2 साल का मजा मिलेगा, तो 1 साल का जो खर्चा है वो इस साल रिकॉर्ड करो, 1 साल का जो खर्चा है वो नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करो जब उसका ऑब्लिगेशन आएगा, अभी रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो कैश बेसिस 1600, अक्रूवल और हाइब्रिड 800 ईच। ऑफिस एक्सपेंसेस बोल ही दिया, पेड 10,000, मैं मानूंगा ये जो पेड हुआ है ये इसी साल अक्रू भी हुआ है, तो 10,000 कैश बेसिस, 10,000 अक्रूवल बेसिस, 10,000 हाइब्रिड बेसिस। क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस के बारे में अलग से इंफो नहीं है, मैं मानूंगा जितना अक्रू हुआ उतना पे हो गया, 10,000 ही अक्रूवल, 10,000 ही पेमेंट। तो अब देखो कहां कहां फर्क आया। पहला फर्क आया सेल्स में, यहां पर। दूसरा फर्क आया तुम्हारा ऑफिस रेंट में। तीसरा फर्क आया मेंबरशिप में। जहां पर अक्रू होके पूरा पूरा पेमेंट हो गया वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां अक्रूवल अलग हुआ और पेमेंट अलग हुआ, अगर आप कैश बेसिस से बनाओगे तो इनकम एक्सपेंस अलग आएगा, अक्रूवल बेसिस से बनाओगे तो इनकम एक्सपेंस अलग आएगा। प्लीज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए नेट प्रॉफिट। रियल लाइफ में कैश और हाइब्रिड यूज नहीं होता, अक्रूवल यूज होता है। हम जब भी पढ़ाई करेंगे हम अक्रूवल के हिसाब से ही काम करेंगे, कैश और हाइब्रिड हम यूज नहीं करेंगे। मैगजीन एंड जर्नल में बोल रहे 2013 का 1,000 रुपया खर्चा है, मैं मान रहा हूं ये 1,000 पेड का अमाउंट है, पेड का अमाउंट, क्योंकि पेड का अमाउंट है, कैश बेसिस के हिसाब से खर्चा 1,000। अब क्योंकि अलग से बोला नहीं है लास्ट ईयर का कितना है, फ्यूचर का कितना है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं ये इस साल पे हुआ है और अक्रू भी इस साल हुआ था, क्योंकि अक्रूवल भी इस साल, पेमेंट भी इस साल, तो अक्रूवल बेसिस में भी खर्चा 1,000 और कैश बेसिस में भी खर्चा 1,000। नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो तो कोई इनकम एक्सपेंस किस पीरियड में रिकॉर्ड होगा उसके लिए आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग यूज करेंगे ऑलवेज अक्रूवल बेसिस, हम लोगों को कैश और हाइब्रिड यूज नहीं करना है। सीख के रखो, कभी काम आ जाए तो कर लेना। इनकम टैक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। इनकम टैक्स वाले कुछ खर्चों को बोलते हैं जब पेमेंट होगा तब मानेंगे खर्चा हुआ, कुछ खर्चों को बोलेंगे जब अक्रू हुआ तो मानेंगे खर्चा हुआ। तो इनकम टैक्स में ये बहुत काम आएगा आपको। अरे रे, एकदम बुद्धू बच्चा, आ जाइए वापस समझाएंगे। सर फीस वाला एक बार वापस समझाइए ना सर। समझाते हैं समझाते हैं, पहले ये लिख के कंप्लीट करो। देखो तो 25,400 बोल रही है नंदिनी, मेरा 22,400 आया है।
गुड। महिमा एक बार लास्ट वाला देखिए, 25,200 आ रहा है। अरे ये अलग अलग कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? तुम लोग क्या टिका के आया है आज? एक बार आप आंसर निकाल लो, आपका आंसर यही आएगा जो मैंने किया, मैंने ऑलरेडी क्रॉस चेक कर लिया। अब मैं फीस इनकम में वापस आता हूं क्योंकि श्रेष्ठ इसको लेके टेंस्ड है। सुनिएगा, फीस इनकम में सारे बच्चे एक बार फीस इनकम में आ जाओ। हाइब्रिड बेसिस अक्षत सॉरी प्रखर हाइब्रिड बेसिस बोलता है, सुन इधर देख ले, इनकम आएगा कैश बेसिस पर, इनकम कैश बेसिस पर। तो जो कैश बेसिस में इनकम है वही हाइब्रिड बेसिस में भी होगा। सुनिएगा श्रेष्ठ, थोड़ा सा मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए अलग से यहां नीचे समझाता हूं। हम लोगों को बताना है कि इस साल फीस का इनकम पीएल में कितना जाना चाहिए, और हमारे पास 3 अलग अलग बेसिस है, कैश, अक्रूवल, हाइब्रिड। कैश बोला जो पैसा मिला अमाउंट रिसीव्ड, वो इनकम पीएल में जाना चाहिए। हाइब्रिड भी बोला अमाउंट रिसीव्ड, वो इनकम पीएल में जाना चाहिए। बट अक्रूवल बोला हमको अमाउंट रिसीव्ड नहीं चाहिए, हमको चाहिए जितना इनकम पर आपका हक बना ड्यूरिंग द ईयर, जितना इनकम पर आपका हक बना ड्यूरिंग द ईयर, जो आपका इस साल का कमाई है, पैसा आया नहीं आया उससे हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, इस साल का कमाई है वो इस साल के पीएल में आना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बोला कैश रिसीव हुआ है 60,000 2013 में। मैंने बोला ठीक है 2013 में 60,000 हुआ है, हाइब्रिड और कैश तो इसी से खुश हो गए, बट मेरे को इससे खुश नहीं होना है, मेरे को तो इस साल का कमाई चाहिए, कमाई। पैसा मिला नहीं मिला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इस 60,000 में 3,000 लास्ट ईयर का है। अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करता हूं तो लास्ट ईयर जब 3,000 का सर्विस प्रोवाइड किया होगा वो इनकम तो लास्ट ईयर ही लिख लिया होगा पीएल में, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी पीएल में इनकम लिख लिया, मैं इस साल वापस वो 3,000 इनकम नहीं लिख सकता, तो लेस कर दिया मैंने लास्ट ईयर का इनकम, जो मैंने ऑलरेडी पीएल में लास्ट ईयर लिख दिया था 3,000, मैंने यहां से हटा दिया, बोला ये इस साल का इनकम नहीं है, ये तो लास्ट ईयर ही लिख दिए थे। और इस साल 7,000 का कमाई और हुआ है, मैंने लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है, मैंने लोगों को पढ़ाया है, बट लोगों ने अभी तक मेरे को फीस नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा उन पर राइट है ना, तुमको ये पैसा मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा, तो इनकम लिख लो। अक्रूवल बेसिस बोलता है ऐड फीस नॉट रिसीव्ड बट सर्विस प्रोवाइडेड, तो ये 7,000 और ऐड होके मेरा टोटल इनकम हो गया 64,000। पहले श्रेष्ठ आपको समझ में आया कि नहीं चेक करो। अक्रूवल बेसिस बोलता है इस साल के पीएल में जो इस साल का इनकम है, जो मैंने सर्विस प्रोवाइड करके इस साल इनकम अर्न की है, पैसा आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करके जो मैंने राइट्स अर्न किया है वो मेरी इनकम है। तो 7,000 भला ही पैसा ना आया हो, सर्विस प्रोवाइड हुआ है, मेरी इनकम है, मेरी इनकम के अंदर आना चाहिए। श्रेष्ठ क्लियर है क्या? श्रुति बोल रही है
सर अगर मैगजीन वाले में हम माने कि ये अक्रूवल बेसिस वाला अमाउंट दिया हुआ है 1000 और पेमेंट का अलग से कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो सर कैश बेसिस में जीरो आएगा? आंसर इज यस। उस केस में कैश बेसिस जीरो आ जाएगा क्योंकि पेमेंट कुछ नहीं हुआ। अक्रूवल और हाइब्रिड बोलेगा पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऑब्लिगेशन तो आ गया ना, मैगजीन तो ले लिए ना, 1000 रुपए का खर्चा पीएल में दिखाओ। क्लियर है क्या रे? ये बचपन का पाप है, बचपन का पाप। श्रेष्ठ एकदम बेसिक समझा रहा हूं, सुनने की कोशिश कर, एक वर्ड बोलता हूं याद रहेगा हमेशा। मैंने इस साल 200 बच्चों को पढ़ाया, 200 बच्चों को पढ़ाया, मान लो 5000 रुपए करके फीस है। 200 बच्चों को पढ़ाया, 5000 रुपए करके फीस है, 10 लाख रुपए मेरी फीस बनती है। अक्रूवल बोलता है 200 बच्चों को पढ़ा दिया ना, तुम्हारे पास राइट आ गया 10 लाख रुपया मिलने का, 10 लाख तुम्हारी इनकम है। बट मान लो 200 में से 10 लड़कों ने फीस नहीं दी, बोला सर नेक्स्ट ईयर दे देंगे, अभी थोड़ा पैसा का तंगी है। तो मैं जब कैश बेसिस के पास जाऊंगा, वो बोला 200 आया, इससे खुश मत हो, पैसा तो 190 दिया ना, वो 190 इंटू 5000 ही तुम्हारी इनकम है, 200 इंटू 5000 तुम्हारी इनकम नहीं है। अक्रूवल बेसिस बोलता है कितना काम कर दिया, कैश बेसिस बोलता है कितना पैसा आ गया। दोनों कमाई को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं। डन। छोड़ो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को धुल गया क्या हो गया, बट पढ़ाई अच्छे से कीजिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो बच्चों को ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स खराब है। मेरे को बहुत जन बोलते हैं आप 10-10 क्लास बेसिक्स लेके पढ़ाते क्या हो, क्या आप क्लास में बोर करते हो क्या? मैंने बोला वो तो बच्चों से पूछ लो, उनको बेसिक्स में बोरिंग लगता है कि बेसिक्स में लगता है कि हमको समझ में आ गया, अब आगे हम कर पाएंगे। डन। अब चलो, अगर आप बोलते हो आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8। इसमें ना मैं कुछ लिखाना चाहता हूं, एक सेकंड रुको तो। इसमें थोड़ा सा ना मैं चीज को ठीक कराना चाहता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा एम्बिग्विटी रहेगा हमेशा। कैश सेल, कैश परचेज हम लोग समझते हैं जो माल बेचा और पैसा आ गया। क्रेडिट सेल, माल बेचा पैसा आएगा, तो साल भर में भी तो कुछ पैसा आया होगा, उसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। ये दो लिखने के बाद क्वेश्चन 8 आप ट्राई कीजिए। मैं 5 मिनट का समय दूंगा, 5 मिनट का समय, ट्राई कीजिए आप। ये दो चीज लिख लेना, फिर ट्राई करना शुरू करना।
आकांक्षा, आदर्श, श्रेष्ठ, श्रुति, चारों का हो गया, बट आंसर किसी का नहीं मिला मेरे को। प्लीज आंसर दीजिए। सर आंसर देने में डर लगता है सर, करेक्ट है कि रॉन्ग पता नहीं सर। अरे करेक्ट रॉन्ग से नहीं डरने का रे, अभी सीख रहे हैं आप, सीखते समय क्या करेक्ट क्या रॉन्ग। सर बैलेंस ही नहीं किया हम लोग तो सर, अगर गलत हो जाएगा तो वापस चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए सर हमने बैलेंस ही नहीं किया है। डरपोक हो तुम लोग। चलिए हिमांशु ने आंसर दिया है तीनों, लेट्स सी हिमांशु बिल्कुल सही करेगा, मेरे को भरोसा है, अच्छा लड़का है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परचेजेस, तो एक्सपेंसेस साइड में परचेजेस, कैश, क्रेडिट। ध्यान से, कैश बेसिस बोलता है हम खर्चे को पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, जो पे हुआ वो लिखेंगे, जो नहीं पे हुआ वो नहीं लिखेंगे, वो तभी लिखेंगे जब पे हुआ। तो कैश बेसिस के हिसाब से, कैश बेसिस के हिसाब से ये 82,000 जो पेमेंट हो गया ये खर्चा है, और क्रेडिट परचेज में जो 95 पेमेंट हो गया वो खर्चा है। तो 82,000, 95,000, 82,000, 95,000। नेक्स्ट, अक्रूवल और हाइब्रिड बोलता है हम लोगों को पैसा दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, अगर ऑब्लिगेशन आ गया तो लिखेंगे। कैश परचेज का तो ऑब्लिगेशन उसी समय आया, उसी समय सल्टा दिया, मतलब ऑब्लिगेशन आ गया। क्रेडिट परचेज का हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, पेमेंट चाहे इस साल करो चाहे फ्यूचर में करो। तो यहां पे खर्चा हो गया 82,135, 82,135, 82,135, 82,135। डन। नेक्स्ट, सैलरीज पेड दिया हुआ है 17,000, मैं मान रहा हूं, और नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दिया हुआ है। सैलरीज पेड, पेड मतलब जो मैंने पेमेंट किया, कैश बेसिस में तो पेमेंट ही हमारे लिए खर्चा है, तो 17,000 हमारे लिए एक्सपेंस है, पीएल में डाल दिया। अक्रूवल बेसिस बोलता है पेमेंट हो ना हो, सर्विस मिल गया, ऑब्लिगेशन आ गया तो खर्चा लिखो। तो ये जो 17,000 पे किया ये तो खर्चा है ही है, साथ साथ जो आउटस्टैंडिंग सैलरी ना जिसका हमने बेनिफिट ले लिया बट पेमेंट नहीं किया, ये भी हमारे लिए खर्चा है। तो 17 + 5, 17 + 5, 22,000। भला ही वो आउटस्टैंडिंग है, पैसा पेमेंट नहीं किए हैं, बट मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया क्योंकि मैंने उससे रिसीव कर लिया सर्विस, सर्विस रिसीव कर लिया, ऑब्लिगेशन आ गया, तो पीएल में खर्चा दिखा दो। कौन बोलता है? अक्रूवल बेसिस बोलता है। नेक्स्ट, रेंट पेड 17,500, नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 2,800। कैश बेसिस तो बोलता है जो पे हुआ वही खर्चा है, तो इसके लिए तो खर्चा 17,500, बट अक्रूवल बोलता है पेमेंट हो ना हो, अगर ऑब्लिगेशन आ गया तो खर्चा लिख लो। तो यहां पे 17,500 + 2,800 दोनों में 20,300, 20,300। आदर्श बोल रहा है सर 82,000 का कैश परचेज है तो उसको फिर अक्रूवल में क्यों लिखा? अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यहां पे भी तो सैलरी पेड 17,000 है, तो अक्रूवल में 17,000 क्यों लिखा? क्यों लिखा अक्रूवल में 17,000? अरे कैश परचेज मतलब माल खरीदा
ऑब्लिगेशन आया उसी समय पेमेंट कर दिया, तो मेरे बच्चे वो भी तो मेरे लिए खर्चा है, ऑब्लिगेशन है। अगर तुम उसी को इग्नोर कर दोगे तो जो खर्चा पेमेंट हो रहा है वो अक्रूवल बेसिस में नहीं आएगा, अक्रूवल बेसिस में सिर्फ वो आएगा जो बाकी है। ना मुन्ना ना, कैश परचेज मतलब इस साल हमने गुड्स खरीदा है पैसा दे के, ये भी तो मेरे लिए एक्सपेंस है। अक्रूवल बेसिस के अंदर जो पेमेंट हुआ वो इस साल का है, वो तो आएगा ही, जो पेमेंट नहीं भी हुआ वो भी आएगा। आगे चलता हूं। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरेंस 18,500 कैश बेसिस में तो जो पे हुआ वो खर्चा हो गया, बट अक्रूवल बेसिस बोलता है पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इस साल का खर्चा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट येट पेड, नॉट येट पेड। अब प्रीपेड 3,000 का इंश्योरेंस का खर्चा है, मतलब ये इस साल का नहीं है, पेमेंट अभी कर दिए, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अगर बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो खर्चा भी नेक्स्ट ईयर के पीएल में जाएगा, खर्चा इस साल के पीएल में नहीं जाएगा। तो मैं यहां क्या करूंगा, 18,500 का इंश्योरेंस का खर्चा है, पेमेंट जो हुआ उसमें 3,000 इस साल का नहीं है, उसको हटा दिया, तो मेरा अक्रूवल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस के हिसाब से खर्चा हो गया 15,500। कैश बेसिस बोला लास्ट ईयर का है, फ्यूचर का है, गोली मारो, पेमेंट हो गया, खर्चा दिखाओ। अक्रूवल बेसिस बोला मेरे को तो इस साल से मतलब है जब का मैं पीएल बना रहा हूं, अगर वो लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है हटाओ, वो लास्ट ईयर के पीएल में जा चुका है। अगर वो फ्यूचर के लिए है हटाओ, वो फ्यूचर में पीएल में जाएगा, वो अभी पीएल में नहीं आएगा। तो इंश्योरेंस का खर्चा हो जाएगा 15,500। वेरी गुड श्रेष्ठ। नेक्स्ट, सेल्स, कैश सेल्स। ये माल बेचा पैसा भी मिल गया, बहुत बढ़िया, ये तो तीनों में ही इनकम है, माल बेचा पैसा मिल गया, तीनों में इनकम। क्रेडिट सेल्स, कैश और हाइब्रिड बेसिस बोलता है इनकम तभी लिखेंगे जब पैसा आया, तो इनका तो पैसा रिसीव कितना हुआ है 250, ये तो बोलेंगे 250 हमारी इनकम है। अक्रूवल बोला पैसा आओ नहीं आओ, माल बेचे है ना तो पैसा आएगा ही, तो इसके लिए इनकम है 3 लाख रुपया, इसके लिए इनकम है 3 लाख रुपया। सिली मिस्टेक्स ना करे, जैसा बच्चे ने किया सर कैश परचेज यहां क्यों लिखा, मेरे बच्चे कैश परचेज खर्चा है, पेमेंट हो गया, इस पर तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, ये तो खर्चा है ही है। क्रेडिट परचेज पे सवाल है, पेमेंट हुआ तो कैश बेसिस, नहीं भी हुआ अक्रूवल बेसिस पे तो टोटल खर्चा आएगा। टू नेट प्रॉफिट, किस बच्चे का पूरा पूरा सही हुआ। ये सब नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चा इग्नोर कर देता है कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एग्जाम में ये पूछते नहीं है तो बच्चे भी बोलते हैं छोड़ ना, क्या फायदा, फिर फायदा है इनका। किस बच्चे का पूरा आंसर सही हुआ बताओ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसको मार्क करो। लड़ाई कहां पे है पता है, लड़ाई है खर्चा या इनकम, जहां पर पैसा पेमेंट नहीं हुआ, पैसा रिसीव नहीं हुआ, उसका क्या करे, जो रिसीव हो गया वो तो इनकम एक्सपेंस ही है, उस पर तो कोई लड़ाई नहीं है। गुड श्रुति, समीर, अविनाश, हिमांशु, वेरी गुड, वेरी गुड। जब आओ मेरे से चॉकलेट जरूर लेना, आपके हक की कैडबरी आपको मिलनी चाहिए, वेरी गुड। आकांक्षा, वेरी गुड।
आदर्श क्या गलती हुआ, समझ में आ गया कि नहीं, चेक कर लो। अब किसी बच्चे को डाउट है, हम लोग फॉलो करेंगे मेरे बच्चे अक्रूवल बेसिस। मेरे को तो देखना है अगर कोई इनकम है जिसका राइट रिसीव हो गया, मैंने गुड्स प्रोवाइड कर दी, सर्विस प्रोवाइड कर दी, पैसा भले ही नहीं मिला, 10 दिन बाद 20 दिन बाद मिल जाएगा, मैं इनकम लिख लूंगा। हम लोग हमेशा अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे। खर्चे के लिए सर्विस मिल गई है, पैसा दिया नहीं दिया, खर्चा लिख लो, जब पैसा दोगे तो उस लाइबिलिटी को सेटल करने का एंट्री कर लेना। कैश बेसिस में अकाउंटिंग का काम थोड़ा कम हो जाता है। ऑब्लिगेशन आया, राइट आया, कोई मतलब नहीं, पैसा आया पैसा गया तभी एंट्री करेंगे। अक्रूवल बेसिस में हर ट्रांजैक्शन का दो काम, जब अक्रू होगा तब उसको इनकम एक्सपेंस लिखना होगा, और जब उसका पेमेंट होगा तो लाइबिलिटी या जो एसेट का पैसा रिसीव हुआ वो लिखना पड़ेगा। तो अक्रूवल बेसिस दो स्टेप पे चलता है, राइट ऑब्लिगेशन आया, पेमेंट किया, पैसा मिला। कैश बेसिस एक ही बार चलता है, पैसा राइट ऑब्लिगेशन कब आया उससे मतलब नहीं है, पैसा आया तो इनकम लिखूंगा, पैसा गया तो खर्चा लिखूंगा। गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो मेरे बेसिक्स के 10 पॉइंट, मेरे बेसिक्स के 10 पॉइंट, बेसिक फंडास का एकदम कोर बेसिक्स का 10 पॉइंट कंप्लीट। लगा भला ही 5 क्लास 6 क्लास, बट एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बैठ जानी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में आगे कैसे प्रोसीड करना है, वर्ड्स को कैसे समझते हैं, वर्ड का मतलब क्या होता है, वो आपको समझना जरूरी है। डन डन डन, बताइए डन डन डन। गुड श्रेष्ठ। डन। 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक। फिर इसके बाद मैं आज जर्नल टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे पास अभी टाइम है हाफ एन आवर का। जर्नल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में जर्नल फिर लेजर वगैरह हम लोग आगे बढ़ा सकें। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा दिमाग शांत कर लो एक्रूअल हाइब्रिड कैश से, फिर मैं जर्नल पे आता हूं और हम लोग अब मेन अकाउंटिंग प्रोसेस में जाना शुरू कर रहे हैं, जहां हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड करना है, समझ में आ गया कैसे रिकॉर्ड होगा, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट्स का ब्रेक। सारे बच्चे फटाफट मुंह हाथ धो के, पानी पी के, कुछ भी खा पी के फटाफट आओ। चलिए वापस आ जाइए सब कोई, फटाफट फटाफट फटाफट। 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट। बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, पता नहीं चलता है, बट ब्रेक कंप्लीट हो गया है 5 मिनट का। फटाफट आओ। मैं आज जर्नल का इंट्रोडक्शन तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, कुछ बेसिक बातें जर्नल की तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल का क्वेश्चन और फिर लेजर में आगे बढ़ना चाहेंगे, इसीलिए सारे बच्चे फटाफट आ जाओ बैक। आ गए आ गए आ गए सर, हम तो यहीं बैठे थे, कहीं गए नहीं। चलिए अब हम लोगों को एक नए शब्द के बारे में बात करनी है। शब्द का नाम है जर्नल। वैसे आपके लिए नया नहीं है, क्लास 11, 12, फाउंडेशन, बीकॉम, हर जगह आपने जर्नल पढ़ा है और जर्नल एंट्रीज भर भर के अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आपने की है। बट मेरे को लगता है आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरे को एकदम शुरू से शुरू करना है आपके साथ और जर्नल शब्द को इंट्रोड्यूस करके आपको समझाना है कि किस तरीके से हम लोग एक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं कुछ दिन पहले जाऊं, एकदम फर्स्ट क्लास में मैंने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल लिखवाई थी। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल लिखवाई थी, ये रहा।
ये अकाउंटिंग साइकिल आपको याद है? सबसे पहले बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन होंगे। उन इवेंट्स को हम सेग्रीगेट करेंगे, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। जो मॉनिटरी इवेंट्स होंगे यानी ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चालू करेंगे। और जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा पहला स्टेप होगा उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे जर्नल में। कहां करेंगे? जर्नल। जर्नल का ही दूसरा नाम है सब्सिडरी बुक, या सब्सिडरी बुक भी एक टाइप का जर्नल होता है। सब्सिडरी बुक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी चिंता का बात नहीं, अभी मत पूछना सब्सिडरी बुक क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट हम लोग ट्रांजैक्शन जैसे ही बिजनेस में ऑकर होता है, हम लोग सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जो पहला फेज है रिकॉर्डिंग का, वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एक बुक में, जिस बुक का नाम होता है जर्नल। एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम होता है जर्नल। हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बुक है या एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका है जिसको बोला जाता है जर्नल। क्या बोला जाता है? जर्नल। तो एक्चुअल में ये जर्नल इज नथिंग बट दी फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट या फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल इज नथिंग बट दी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल में हम लोग करते क्या है? हमारे बिजनेस में एक घटना हुई, वो घटना मॉनिटरी नेचर की घटना है, उसका हमें हिसाब रखना है। तो वो हिसाब रखने का सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं जर्नल में। कहां करते हैं? जर्नल में। जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हमें बताएगा कि उस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या। इन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल, मैंने गुड्स खरीदा सप्लायर से। गुड्स खरीदा सप्लायर से। जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो सप्लायर मुझे एक इनवॉइस बना के देता है। जब मैं ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करूंगा ना, उससे पहले मैं उस इनवॉइस को चेक करूंगा, भाई माल किससे खरीदा, कितना खरीदा, क्या रेट लगा, कितना रुपया लगा, कितना इसमें टैक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टोटल मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिएगी, तभी मैं एंट्री कर पाऊंगा जर्नल में, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाऊंगा। ये जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। परचेज गुड्स किया है तो उसके लिए परचेज इनवॉइस, फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो उसका परचेज इनवॉइस, माल बेचा है तो जो आपने सेल्स इनवॉइस बनाया है, ये सारे हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। हम लोग ट्रांजैक्शन जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ना, उससे पहले हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। आप अगर कभी ऑफिस गए हो तो आपने देखा होगा फाइल में बहुत सारे पेपर्स होते हैं। वो फाइल में जो पेपर्स होते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटेंट जर्नल एंट्री करता है, टैली में एंट्री करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। तो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आया, पहला काम अकाउंटेंट करेगा, इस ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट से जो ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। और पहला रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। जर्नल में हम लोग जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना, जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज। हम लोग एंट्रीज के फॉर्म में एक एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में लाके रिकॉर्ड करते हैं और इन एंट्रीज को बोला जाता है जर्नल एंट्री। और इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एक जर्नल एंट्री हम लोग कैसे लिखते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज किया 40,000 का। लिखना नहीं है आपको, मशीनरी परचेज ₹40,000 फॉर कैश। मैंने कैश पेमेंट करके 40,000 रुपए का एक मशीनरी परचेज किया। अब बिजनेस में हुआ क्या? मशीनरी आया, कैश गया, दोनों एसेट है। मशीनरी आया, एसेट आया, एसेट जब आएगा, एसेट जब इंक्रीज होगा मैं डेबिट करूंगा। देखो मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो मैंने इस फॉर्म में एक ट्रांजैक्शन को लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल में जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो हमेशा इस फॉर्म में रिकॉर्ड होगा और इसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन या मेकिंग अ जर्नल एंट्री फॉर अ ट्रांजैक्शन।
मशीनरी कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। कैश कितना गया? 40,000 गया। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं और यही हमारे लिए जर्नल है। क्या है? जर्नल है। जब भी मैं कोई एंट्री रिकॉर्ड करता हूं ना, ताकि मैं उस एंट्री के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी एक जगह ले आऊं, मैं एंट्री के नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं, जैसे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। मैं ऐसा शॉर्ट एक ब्रीफ उसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ देता हूं ताकि मेरे को बार बार सोर्स डॉक्यूमेंट खोलने की जरूरत ना पड़े। मैं एंट्री देख के आइडेंटिफाई कर पाऊं कि इस जर्नल ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। तो जब भी हम लोग जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ एंट्री एंड दैट इज नोन एज अ जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग एंट्री। जर्नल एंट्री के साथ हमेशा आपको ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ताकि कोई आदमी अगर उस ट्रांजैक्शन को देखकर समझना चाहे वहां क्या हुआ तो उसको बार बार फाइल खोल के सोर्स डॉक्यूमेंट खोल के देखना ना पड़े, वो ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ जाए कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू अ ट्रांजैक्शन विच इज also known as a narration, which is also known as a narration। बचपन से आज तक जर्नल एंट्री को लिखने में जितना दुख नहीं हुआ उससे ज्यादा दुख हुआ है नरेशन को लिखने में। बट ये नरेशन एक एंट्री का इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि आपको ये एंट्री को समराइज करके समझा देता है कि इस एंट्री में एक्चुअली हुआ क्या था या इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या था। तो जर्नल के बारे में मैंने क्या बोला? ये फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट है। यहां पर हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वाउचर से। यहां पर जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। यहां पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री लिखने का तरीका, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेबिट का शॉर्ट डीआर होता है, डीआर। क्रेडिट का शॉर्ट सीआर। क्रेडिट साइड में सीआर अलग से लिखने की जरूरत नहीं होता है। एक डेबिट है तो दूसरा अपने आप क्रेडिट है, वो नॉर्मली समझ में आता है कि द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम हमने सीखा था। तो ये होता है जर्नल एंट्री करने का तरीका और ये हम लोगों को करना है जर्नल वाले टॉपिक में। ये सारी बातें आपको अभी तक पता थी, ये सारी बातों से आप बिल्कुल रूबरू है। 2-3 चीज मेरे से सुन लेना। एग्जाम में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है क्या भैया? बिल्कुल आता है। बट पहले जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, सब कुछ लिख के करना पड़ता था, तब आपको फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ बना के अच्छे से लिख के नरेशन प्रेजेंट करके आना पड़ता था। अब अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया ना मेरे बच्चे, एग्जाम में A, B, C, D 4 ऑप्शन रहेंगे, तुमको सिर्फ सही एंट्री चूज करना है, तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेट वगैरह मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको एक बार प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बट जब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, अब इन फॉर्मेट्स वगैरह का काम खत्म हो गया क्योंकि सीए में इंटर का एग्जाम क्या हो गया? ऑनलाइन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्योंकि वो आपको ऑप्शंस देंगे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस देंगे, आपको अब ये फॉर्मेट या ये जर्नल एंट्री लिखने का तरीका रटने की जरूरत नहीं है ताकि आप सीख सको। इसीलिए मैं एक बार बताऊंगा जरूर, बट लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, जर्नल एंट्री, उसका एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सर ये फॉर्मेट किसने बनाया होगा? ये कन्वेंशन है, चलते आ रहा है, प्रैक्टिस है। इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ जाए। तो ये जर्नल को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट जरा देखिए। सबसे पहला आएगा डेट कॉलम। क्या कॉलम आएगा? डेट कॉलम। किस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ, किस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो नहीं, किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, ये आता है डेट कॉलम के अंदर। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स कॉलम। कौन सा कॉलम? पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री। जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका एंट्री करते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स कॉलम में। हम लोग बताते हैं इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या। तीसरा कॉलम आता है एलएफ कॉलम, जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, लेजर फोलियो कॉलम। नाम सबने सुना होगा बट काम बहुत कम बच्चों को पता होगा। लेजर फोलियो कॉलम में क्या होता है? इस जर्नल एंट्री के बाद मेरा सेकंड प्रोसेस होता है लेजर। लेजर में मैं अकाउंट वाइज सारी जर्नल एंट्री को क्लासिफाई करता हूं। मैं लेजर फोलियो कॉलम में लेजर अकाउंट के नंबर लिखता हूं। मान लो मशीनरी अकाउंट मेरा लेजर बुक में 10 नंबर अकाउंट है, कैश अकाउंट मेरा लेजर बुक में 1 नंबर अकाउंट है, तो मैं लेजर फोलियो कॉलम में उस अकाउंट का रेफरेंस दे दूंगा ताकि अगर किसी को लेजर में जाके
चेक करना हो ना ये एंट्री कैसे हुआ है, वो यहां से 10 नंबर लेजर अकाउंट खोले और 10 नंबर लेजर अकाउंट में उसको पता चल जाएगा कि ये एंट्री वहां पर कैसे की गई है। तो लेजर फोलियो कॉलम आपको हेल्प करता है जर्नल और लेजर को क्रॉस रेफरेंस करने में लिए। जो जर्नल में हमने एंट्री की है, लेजर में वो किस तरीके से किस नंबर ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है, वो आपको लेजर फोलियो कॉलम से पता चलता है। नॉर्मली एग्जाम में ये यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसके बारे में बच्चे उतना जानते भी नहीं है। रियल लाइफ में भी आपको ये लेजर फोलियोज दिखाई देते हैं जब SAP स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पैकेज जो होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पैकेजेस जो होते हैं, उस सब पैकेजेस में ERP में इंटरप्राइज रिसोर्स पैकेजेस होते हैं, जो अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं, वहां पर क्या होता है, हर अकाउंट एक कोड के नाम से जाना जाता है। जब आप SAP में ERP में अकाउंटिंग करने बैठेंगे ना, हर अकाउंट का एक कोड होता है, आपको अकाउंटिंग करते समय उस कोड के रेफरेंस में एंट्री करनी होती है। तो वही क्रॉस रेफरेंसिंग होता है बिटवीन जर्नल एंड लेजर, जिसको आप लोग अभी क्या बोलते हो, लेजर फोलियो कॉलम बोलते हो। फिर आता है अमाउंट कॉलम, और अमाउंट कॉलम में दो पार्ट आता है, डेबिट साइड का अमाउंट, क्रेडिट साइड का अमाउंट, और दोनों में हमें ध्यान रखना है द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट साइड का अमाउंट, मशीनरी 40,000 का परचेज किया, जिसके लिए हमने 40,000 का कैश पेमेंट किया, तो डेबिट साइड में 40,000 का अमाउंट, क्रेडिट साइड में 40,000 का अमाउंट। इसके बाद ये जो एंट्री हुआ है हम इसको लेजर में क्लासिफाई करेंगे। लेजर में जो मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ होगा, कैश अकाउंट बनाया हुआ होगा, इस एंट्री को हम लोग वहां पर पुट करेंगे, और उसी को हम लोग स्टेप 2 बोलते हैं क्लासिफाइंग द जर्नल। क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग द जर्नल इन लेजर अकाउंट्स। और यह काम हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा जब हम लोग लेजर का पढ़ाई करेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, जहां पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते हैं, पर्टिकुलर जहां पर हम लोग जर्नल एंट्री लिखते हैं, लेजर फोलियो जहां पर इस जर्नल एंट्री का लेजर में कहां एंट्री हुआ है उसका रेफरेंस लिखते हैं, और अमाउंट कॉलम जिसमें दो पार्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में जितने चीजें आए हैं उनका अमाउंट, क्रेडिट साइड में जितने चीजें आए हैं अमाउंट। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट साइड में अमाउंट 40,000 है, क्रेडिट साइड में भी अमाउंट कितना होना चाहिए? 40,000 होना ही चाहिए। ये होता है जर्नल एंट्री, ये होता है जर्नल एंट्री। मैं जब भी जर्नल एंट्री लिखूंगा, ध्यान रखना रियल लाइफ में भी हम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करेंगे ना, जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखते समय हम लोग हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यानी ट्रांजैक्शन जिस हिसाब से टाइम से हुआ है उस हिसाब से क्रोनोलॉजिकली उसको प्लेस किया जाएगा। 1 तारीख का ट्रांजैक्शन हुआ है, पहले वो रिकॉर्ड होगा, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का। क्रोनोलॉजिकली हम लोग हमेशा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया जाएगा। डेट कॉलम में आपको दिखेगा 1 तारीख के सारे ट्रांजैक्शन, फिर 1 खत्म हुआ, 2 तारीख के सारे ट्रांजैक्शन, फिर खत्म हुआ 3 तारीख के सारे ट्रांजैक्शन। ये क्रोनोलॉजिकली सिंक्रोनाइज करके हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन को इस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नल बोला जाता है, बुक को जर्नल बोला जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पहले से पता रहती है, इसीलिए मैंने अपनी समरी बुक में ऑलरेडी सारा चीज पहले से लिख दिया, ताकि आपको बार बार एक ही चीज लिखने का जरूरत ना पड़े। आप सिर्फ एक बार रीड कर लोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। सारे बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई, मेरे साथ रीड करेंगे। पॉइंट नंबर ABCDE, ये सारा ऐसा चीज है जो ऑलरेडी बचपन में बहुत थॉरोली पढ़ा हुआ है और 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए मैं लिखने का बर्डन नहीं दे रहा हूं, आप मेरे साथ सिर्फ रीड करो। पहला, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट इंटर्ड इन दिस बुक। फर्स्ट इंटर्ड इन दिस बुक कैसे इंटर करते हो? फ्रॉम वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट, ये आप लिख सकते हो। From vouchers or source document to show which accounts should be debited and which account should be credited। यहां पे हम लोग ये शो करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस किस अकाउंट में होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट,
It is the book of original entry in which transaction are recorded on a daily basis in chronological order. इसको book of original entry इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होता है, जो हुआ वो सबसे पहले ओरिजिनली फर्स्ट बार रिकॉर्ड हुआ, ओरिजिनेशन होते ही क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज टर्म्ड एज जर्नलाइजिंग. जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट. सब्सिडरी क्यों बोलते हैं वो आज नहीं समझाऊंगा, इसके बाद लेजर होगा, लेजर के बाद जब सब्सिडरी बुक समझाऊंगा तब समझाऊंगा सब्सिडरी हम लोग क्यों बोलते हैं. लेजर को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक क्योंकि मेन जो फाइनल अकाउंट्स बनाने में काम आएगा वो लेजर आएगा. जर्नल को बोला जाता है सब्सिडरी बुक, ये हेल्प कर रहा है आपको लेजर बनाने में और आगे के प्रोसेस में, बट जर्नल को रेफर करके हम लोग अकाउंट्स के बारे में या हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते, इसीलिए जर्नल को नाम दिया जाता है सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पांचवा पॉइंट, फॉर्मेट क्या है? डेट. डेट कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. फिर पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग लिखते हैं, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री. लेजर फोलियो में हम लोग करते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग. क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर. क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर. क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर. और फिर होते हैं दो अमाउंट कॉलम. दो अमाउंट कॉलम. एक अमाउंट कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड वाला अमाउंट, एक अमाउंट कॉलम में हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड वाला अमाउंट. और हमेशा ध्यान रखना डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं जो बोलता है डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपका कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली या मैच करेगा ही नहीं, आपका कभी भी हिसाब मिलेगा ही नहीं, आपका हिसाब हमेशा गलत होगा. तो पहला 5 पॉइंट आपको यही बोला. सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है. जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग का ट्रांजैक्शन. जर्नल में ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगा. जर्नल का दूसरा नाम सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है. एंड नंबर 5, जब जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट. अमाउंट में 2 कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट. सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? सर थोड़ा सा शर्म आ रहा है हम लोगों को. सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा और उस दिन जब आंसर गलत हो जाएगा तब शर्म ज्यादा आएगा, इसीलिए थोड़ा पहले शर्म कर लो मेरे से पढ़ के. डन. आगे, जर्नल एंट्री 2 टाइप की हो सकती है. जो ये हमने जर्नल एंट्री की ना, जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री 2 टाइप की हो सकती है. एक होता है सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री, एक होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री. ध्यान से सुनना, सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री मतलब नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया. मेरे को मान लो प्रोपराइटर से कैपिटल मिला, बिजनेस में प्रोपराइटर से कैपिटल आया, कैश टू कैपिटल. बिजनेस में हमने गुड्स परचेज किया, परचेज टू कैश. हमने गुड्स सेल किया, कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स. ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जहां पर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, उन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को हम लोग बोलते हैं सिंगल या सिंपल जर्नल एंट्री. कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? अगर हम लोग एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को जो आपस में क्लोजली इंटरलिंक्ड है उनको अगर एक ही जर्नल एंट्री में मिलाकर लिखना चाहे, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो आपस में इंटरलिंक्ड है उनको अगर हम एक साथ मिलाकर लिखना चाहे तो उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री. कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्योंकि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, यहां पे जब आप डेबिट और क्रेडिट साइड देखोगे हो सकता है डेबिट साइड में एक से ज्यादा आइटम हो या क्रेडिट साइड में एक से ज्यादा आइटम हो. मोर देन 1 आइटम ऑफ डेबिट और मोर देन 1 आइटम ऑफ क्रेडिट. जैसे डेटर से कैश मिला, डेटर से पाना था 600 रुपए, उसने जल्दी पेमेंट किया तो हमने बोला 550 रुपए दे, 50 में तेरे को डिस्काउंट दूंगा. अब ये 2 ट्रांजैक्शन है, कैश मिलना, डिस्काउंट देना. अगर मैं दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करता हूं तो फिर ये हो जाता है सिंगल जर्नल एंट्री. बट अगर दोनों को मैं मिला के रिकॉर्ड कर दूं एक ही ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है, तो ये हो जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री. अगर मैं सिंगल जर्नल एंट्री की बात करूं तो देखो 2 एंट्री क्या होगा. एक एंट्री होगा कैश टू डेटर,
मेरे को डेटर से पैसा मिला, कैश टू डेटर 550, मैंने डेटर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, और डेटर कम हो जाएगा, डेटर को क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 50-50। ये हो गया सिंगल जर्नल एंट्री, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट थे, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड कर लिया। बट अगर मैं दोनों पार्ट को एक साथ रिकॉर्ड करना चाहूं, कैश अकाउंट डेबिट 550 रुपए मिल गए, 50 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, टोटल मेरे को उससे पाना था 600 रुपए, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या कि क्योंकि यहां पर दो टाइप के दो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को हमने एक साथ मिलाकर रिकॉर्ड कर दिया। यहां पर जब हमने डेबिट साइड को देखा तो मैंने देखा डेबिट साइड में एक आइटम नहीं है, दो आइटम है, बट टोटल ऑफ जो डेबिट का अमाउंट है वो हमेशा इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, वो कभी डिफरेंस नहीं आएगा। टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। हम लोग भी जब जर्नल एंट्री करते हैं ना, अगर हमें लगता है ट्रांजैक्शन इंटरलिंक्ड है, बार बार एंट्री करने से अच्छा हम उसको मिलाकर कंबाइन करके एंट्री कर देते हैं। ये जब कंबाइन करके हम लोग दो ट्रांजैक्शन को एक साथ लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। और जब हम लोग ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन को कंबाइन नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत बार बोलते हैं सर 4 एंट्री मारे या एक ही एंट्री में लिख दे। हर ट्रांजैक्शन को कंबाइन या कंपाउंड नहीं किया जाना चाहिए, उसका एक रूल है। रूल का पॉइंट नंबर 1, जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए, वो ट्रांजैक्शन में आपस में लिंकिंग होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन किसी एक ही मेन ट्रांजैक्शन के पार्ट होने चाहिए। नंबर 2, वो ट्रांजैक्शन सेम नेचर के होने चाहिए। नंबर 3, वो ट्रांजैक्शन उसी दिन पर होने चाहिए, एक ही दिन पर होने चाहिए, क्योंकि आप क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करोगे। 600 में मैंने बोला 550 अभी दे दो, 550 आपने दे दिया, अभी मैंने नहीं बोला बैलेंस 50 डिस्काउंट, मैं 3 दिन बाद जाके बोलूंगा चलो 50 रुपीज जो है वो छोड़ दो, वो डिस्काउंट हो गया। ये मैं यहां पर कंबाइन या कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन एक ही दिन हो, दोनों ट्रांजैक्शन इंटरलिंक्ड हो, एक मेन ट्रांजैक्शन का पार्ट हो, तभी मैं कंबाइन करूंगा, अदरवाइज मैं कभी भी कंबाइन नहीं करूंगा। बहुत बार जर्नल एंट्री करते समय आप मेरे से बोलोगे सर कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। मैं बोलूं देख ले, अगर ट्रांजैक्शन सेम नेचर का है, इंटरलिंक्ड है, एक ही टाइम पे हो रहा है, कंबाइन कर दे, अदरवाइज कंबाइन करने का जरूरत नहीं है। तो जर्नल एंट्री जब हम लोग करते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर वो इंटरलिंक्ड है तो इंडिविजुअली लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। कंबाइन करके अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। डन है क्या बात? मेरे साथ थोड़ा सा लिख लो, ये बात थोड़ा सा लिख लो। सिंगल जर्नल एंट्री में कुछ नहीं लिखने का जरूरत है, आप लिख लो नॉर्मल जर्नल एंट्री। नॉर्मल जर्नल एंट्री यहां पे व्हेन मोर देन वन ट्रांजैक्शन which are interlinked are combined and recorded in one entry when more than one transaction which are interlinked are combined and recorded in one entry, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री दो टाइप का, सिंपल, कंपाउंड। जब एक साथ बहुत दो ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन जो इंटरलिंक्ड है उनको एक साथ रिकॉर्ड कर दिया तो कंपाउंड। अगर ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हो तो सिंपल जर्नल एंट्री। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा एक, उसमें तुम मेरे से बोलोगे सर मिला के लिख दे कि अलग अलग लिखे। मैं तुमको बोलूंगा अलग अलग लिखोगे तो ऐसे होगा, मिलाकर लिखना चाहो क्योंकि इंटरलिंक्ड है तो ऐसे होगा। मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा कि नॉर्मल जर्नल एंट्री कैसे होगा, कंबाइन करोगे तो जर्नल एंट्री कैसे होगा। दोनों सीख के रखना चाहिए, फिर तो जो तुमको इजी लगे वो अप्लाई कर लेना एग्जाम में। डन है मेरा बात? लास्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, रीड कर लो मेरे साथ।
Every journal entry is supported by a brief explanation of transaction known as narration. हर journal entry में transaction का एक brief explanation हमें देना चाहिए ताकि बार बार source document को खोल के देखना नहीं पड़े क्या हुआ था, which helps easy understanding of the transaction. इससे transaction easily समझ में आ जाता है, बार बार source document को घुमाना नहीं पड़ता. इनको हम लोग बोलते हैं narration. हर journal entry जब भी आप लिखोगे, जब भी कोई journal entry लिखोगे, जर्नल एंट्री के नीचे हमेशा क्या आएगा? नैरेशन आएगा. हमेशा क्या आएगा? नैरेशन आएगा. तो ये जो 15 मिनट 20 मिनट मैंने जर्नल के बारे में डिस्कस किया, इट वाज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल. नॉट एट ऑल मैंने कुछ आपको सिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से सब पता था. एक बार बेसिक बात, जर्नल फर्स्ट स्टेप है इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. यहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट से. इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है. यहां पे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है. जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन. जब जर्नल एंट्री करोगे दो टाइप की हो सकती है, सिंगल एंट्री, कंपाउंड एंट्री. हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन होना चाहिए जो उसको एक्सप्लेन करे कि इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या था. उसको हम लोग बोलते हैं नरेशन. जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट अमाउंट कॉलम हो गए. डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. अब इससे ज्यादा कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है. जो भी है हम लोग क्वेश्चन बना के करेंगे. अलग से थ्योरेटिकली कुछ डिस्कस करने का जरूरत नहीं. थ्योरेटिकली मैंने सिर्फ इतना सा आपको बात लिखाया, बाकी सारी बात ऑलरेडी लिख दी थी ताकि आपको बुक खोल के देखना ना पड़े, आपको एक ही जगह सारा थ्योरी मिल जाए. आपका काम रहेगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार इसको रीड कर लेना ताकि मैं डायरेक्ट तुमको एंट्री करना सिखा सकूं, किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं. क्या सारे बच्चों को क्लियर है एवरीथिंग? क्या सारे बच्चों को जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है. नेक्स्ट क्लास में जर्नल का क्वेश्चन करके हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे. नेक्स्ट क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को लेजर अकाउंट बनाना नहीं आता, बहुत गलती होती है उनसे. तो लेजर किस तरीके से बनेगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लाइव अटेंड करना है, सबको आना है. डन? चलिए, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सारा बुक में लिखा हुआ है. थैंक यू सो मच. बाय बाय.